बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। सो मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म लोगों की एक सोच है और उस सोच के चलते लोग ये मानते हैं कि कंट्री में मेजॉरिटी ही रूल करनी चाहिए। सो दैट इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। और आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लासेस में पता है मेजॉरिटी मतलब क्या होता है। सो मेजॉरिटी मतलब होता है जो ग्रुप या फिर जो कम्युनिटी ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, दैट इज नोन एज मेजॉरिटी। एंड जो ग्रुप या फिर कम्युनिटी कम ग्रुप में पाई जाती है, कम लोग होते हैं उस ग्रुप या फिर कम्युनिटी के, सो दोज पीपल आर नोन एज माइनॉरिटी। ठीक है, वो उन लोगों का ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम माइनॉरिटी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझ में आ गया। अब वो लोगों के बिलीफ, लोग ये सोचते हैं कि कंट्री में या फिर किसी भी जगह पे मेजॉरिटी जो है वो रूल करनी चाहिए। सो दैट इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। अब श्रीलंका में क्या हुआ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि श्रीलंका में लोग किस तरह से रहते हैं। तो वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे और तमिल स्पीकर्स 18% थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिन्हाला स्पीकर्स रूल करेंगे कंट्री पे। ठीक है, अब सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी थे, वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स ये सोच रहे थे कि वो जो गवर्नमेंट है उस पर अपना डोमिनेंस बना ले ताकि वो होल कंट्री पे रूल कर सके। ठीक है, वो ये सोचते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए। मेजॉरिटेरियन मेजर्स मतलब वो मेजर्स होते हैं जिससे कि हम कंट्री पे मेजॉरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे हम कंट्री पे ये कंट्रीज क्या कर सकते हैं, हम इससे ये हो सकता है कि मेजॉरिटी जो है वो रूल करेगी फिर कंट्री पे। So those are known as majoritarianism measures. So what are these majoritarianism measures? Now we will see that. So first of all, the majoritarian measures, first of all it is कि 1956 में एक एक्ट पास किया था और उस एक्ट के चलते बहुत सारी चीज़ें हुई थी। क्या हुई थी? उस एक्ट के चलते सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। यार सोचो, एक कंट्री में तमिल लोग भी रह रहे हैं, सिन्हाला वाले लोग भी रह रहे हैं, तो आप सिन्हाला को कैसे बना सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज? और ऑब्वियसली जब आप सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे तो दूसरी पार्टीज क्या सोचेंगी, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरी कम्युनिटी क्या सोचेगी? ऑब्वियसली उनके अंदर ऐसी भावना आएगी कि यार हमारे इंटरेस्ट को तो किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है, तो वैसी भावना तो आएगी उनके अंदर। वैसे ही देखो, हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सिन्हाला लैंग्वेज को तो क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और क्या क्या हुआ? सो द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ना वो सिन्हाला स्पीकर्स को, जो सिन्हाला वाले लोग थे, सिन्हाला कम्युनिटी को कुछ वो देती थी, क्या बोलते, पॉलिसीज देती थी, जिसके चलते सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनकी जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंटल जॉब्स में फिर यूनिवर्सिटी में, तो वो सीट्स को उन्होंने बढ़ा दी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सिन्हाला वाले जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आ पाएंगे और गवर्नमेंट जॉब्स में आ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब लोग क्या सोचेंगे, यार हम तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है, हमारे तो सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, हमारी सीट्स आसानी से मिलती नहीं है, तो जो भोले भाले लोग होंगे जिनको अपनी आवाज़ उठाना नहीं आती होगी वो क्या करेंगे, वो अपना कास्ट को, अपनी जो रिलीजन है उसको चेंज कर लेंगे और वो क्या बन जाएंगे, सिन्हाला स्पीकर बन जाएंगे और फिर दे विल गेट देयर यूनिवर्सिटी पोजीशन। तो सिन्हाला स्पीकर तो यही चाहते थे ना कि ज़्यादातर सिन्हाला लोग हों। ठीक है, अब ये सब नहीं लिखा है बुक में, लेकिन हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, कि कभी भी अगर कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे कोई ग्रुप अगर रूल करता है तो क्या होता है, अगर वो ज़्यादा रूल करता है तो जो भोले भाले लोग हो जाते हैं वो अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं और जो वो रूल करता है, जो कम्युनिटी रूल करती है उस रिलीजन को वो टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी और गवर्नमेंटल जॉब्स में भी ज़्यादातर सीट्स अपने आप के लिए दे दी। और क्या किया उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकर्स कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, तो वो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक रूल लिख दिया, ये रूल लिखा कि जो गवर्नमेंट है
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुद्धिज्म जिसका भी रिलीजन होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रेरित करेंगे अलग अलग काम करने के लिए। सो इस तरह से उन्होंने 1956 में उस एक्ट के चलते इतनी सारी चीज़ें बदल दी। ठीक है, अब सिन्हाला स्पीकर्स तो बहुत खुश कि यार हम तो मतलब रूल करेंगे गवर्नमेंट पे, हम तो रूल करेंगे कंट्री पे। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि जो तमिल स्पीकर्स हैं उनका क्या हो रहा होगा। तो तमिल स्पीकर्स अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उनको कि यार उनके इंटरेस्ट करते किसी ने बात ही नहीं करी, फिर उनके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, तमिल स्पीकर्स और सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई। ठीक है, तमिल स्पीकर्स जो थे वो रैलीज निकालते थे, फंक्शंस हेल्ड करते थे और क्या करते थे, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो क्या चाहते थे कि तमिल अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे ना। सिन्हाला स्पीकर्स ने वो एडजस्ट नहीं किया कि दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही लैंग्वेज को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते तो दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते थे कि जो इंसान जो चाहे वो बोल सकता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कि आप कुछ भी काम करने के लिए, ज़्यादातर काम करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। वो चाहते तो वो दोनों लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। तो ये लोग भी अपना ही फ़ायदा देखेंगे ना, तो ये चाहते थे कि तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। तो उन्होंने पार्टी, स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी। फिर क्या हुआ, वो चाहते थे कि उनको खुद की कंट्रोल मिले। वो चाहते थे कि वो खुद कंट्रोल करें। अब वो सिन्हाला स्पीकर्स क्या कर रहे हैं, डोमिनेशन दिखा रहे हैं। तो तमिल स्पीकर्स भी चाहते थे कि अब हमें भी कंट्रोल करना है, हमें भी अपनी ऑटोनॉमी मतलब कंट्रोल करना है, हमें खुद से कंट्रोल करना है। और वो चाहते थे कि हर चीज़ में, जॉब्स वाली चीज़ में किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल सीट्स मिले। वो ये सारी चीज़ें चाहते थे, जिसके लिए वो स्ट्रगल्स और पार्टीज़ को लॉन्च करते थे। फिर क्या हुआ, इनकी डिमांड, ये बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे चीज़ों की, तो इनकी डिमांड को सप्रेस कर दिया जाता था, इनकी डिमांड को रोक दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। किन लोगों के द्वारा, सिन्हाला स्पीकर्स के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने विच वर फॉर्म डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। अब इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि तमिल लोग बोलने लगे कि हमें खुद का एक स्टेट चाहिए। सिन्हाला डोमिनेट करना चाहते हैं ना कंट्री को, तो सिन्हाला तुम अलग इससे एक कंट्री ले लो और तमिल के लिए एक अलग से कंट्री दे दो। ठीक है, ताकि क्या हो, तुम अपना रूल करो, हम अपना रूल करें, हम सब खुश रहें। लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने सप्रेस कर दिया, लोग फिर से लड़ाई करने लग गए। इलम मतलब होता है स्टेट। ठीक है, ये याद रखें, इलम मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। ओके, सो द डिस्ट्रस्ट यूज हुआ है यहाँ पे वर्ड, फिर स्ट्रेन वर्ड यूज हुआ है, रिलेशंस वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में टेंशन आने लगे, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की भावना आ गई थी कि यार हमें तो इनसे लड़ना है। ठीक है, तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट टर्न इनटू सिविल वॉर। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई और इसके कारण सिविल वॉर हो गया। व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। सिविल वॉर मतलब होता है अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में कोई लड़ाई, विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। जो कि इतनी ज़्यादा इंटेंस बन जाती है कि वो एक वॉर लगने लगती है। तो मतलब कंट्री के अंदर ही के लोग जब लड़ाई लड़ने लगते हैं, सो दैट इज नोन एज सिविल वॉर। जब कंट्री के अंदर के जो सिविलियंस मतलब सिटीजन जो होते हैं वो जब वॉर लड़ने लगते हैं, तो दैट इज नोन एज सिविल वॉर। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, आपको याद रह जाना चाहिए। ये लर्न कर लेना, डेफिनेशन 1 मार्क की जरूर आती है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एज अ रिजल्ट जब ये सिविल वॉर हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए थे, दे वर किल्ड। और इतने सारी फैमिलीज तो फोर्स कर दिया था, इतनी सारी फैमिलीज तो डर गई थी, यार हमें तो इतनी मारा गोटी नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। तो दे बिकेम रेफ्यूजीज और वो अलग अलग कंट्रीज में जाने लग गए एज रेफ्यूजीज मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाके रहने के लिए। ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ आता है, आपके घर के ऊपर आता है रेंट के लिए, तो आप क्या करते हो, उनको रखते हो। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, टेम्पररी आते हैं, ऐसा तो नहीं वो बस रहे हैं यहाँ पे, नहीं। तो दे आर नोन एज रेफ्यूजीज। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारी फैमिलीज जो थी एज रेफ्यूजीज वो डिफरेंट कंट्रीज में चली गई वहाँ पे रहने के लिए।
धीरे धीरे क्या हुआ, सिविल वॉर ने बहुत ज़्यादा ट्रबल किया, बहुत ज़्यादा टेरिबल सेटबैक मतलब सिविल वॉर के बाद में सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक बहुत सारी परेशानियां आने लग गई और फाइनली 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुआ। ओके, तो इस तरह से श्रीलंका के जो लोग थे उन्होंने बिना सोचे समझे मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो थे वो लागू किए, जिसके कारण टेंशंस डेवलप हुए दोनों कम्युनिटी के बीच में और फाइनली इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद में धीरे धीरे बाद में कितने टाइम बाद 2009 में ये लड़ाई खत्म हुई। कितने साल चली? सो इस तरह से आपको ये तो पता चलता है ना कि यार सिन्हाला स्पीकर्स अगर अपने पास पूरी पावर नहीं लेते और वो थोड़ी सी पावर बांट देते तमिल स्पीकर्स के साथ में तो ऐसा नहीं होता। इतना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, इतना ज़्यादा लोग नहीं मरते, रेफ्यूजीज नहीं जाती कंट्री में से, इतने सारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जाते, फिर इतना ज़्यादा कल्चर पे, सोशली कंट्री पे, फिर इकोनॉमिक वे से इतना ज़्यादा सेटबैक नहीं होता, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हुआ क्या, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका की तो हमने पढ़ लिया कि श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी रूल करने के लिए आ गई, उसने पावर को क्या नहीं किया, उसने पावर को अपने हाथ में रहने दिया, उसने पावर को दो ही तो ग्रुप थे यार, थोड़ा थोड़ा बांट देते ग्रुप में क्या होता, उन्होंने वो नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आई। अब हम देखेंगे बेल्जियम का केस कि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने भी क्या मेजॉरिटेरियनिज्म ही किया कि क्या उसने अकोमोडेशन किया। अकोमोडेशन मतलब होता है लोगों को, मतलब अगर जितनी भी डाइवर्स कंट्री है आपकी, अगर आप सारी कम्युनिटीज़ को, सारे लोगों को इक्वल पावर दोगे तो सारे लोग पीस से रह पाएंगे। ठीक है, सारे लोग खुशहाल माहौल में रह पाएंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा और सारे लोगों के पास इक्वल पावर होगी, कंट्री आराम से स्मूथली चलेगी। तो इस तरह से क्या हुआ, बेल्जियम में अकोमोडेशन ही हुआ था, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं हुआ था, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर हम देखेंगे कि बेल्जियम में अगर मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं हुआ, वहाँ पे समझदारी से उन्होंने अकोमोडेशन किया तो क्या फ़ायदा हुआ उन्हें, ये भी हम देखेंगे। ओके, सो बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन लीडर्स ने ये सब नहीं किया। बेल्जियन लीडर्स ने क्या देखा, अपनी कंट्री के अंदर, कंट्री जितनी भी डाइवर्स है उनके अंदर कौन सी कम्युनिटी है, पहले तो देखना पड़ेगा कौन सी कम्युनिटी। अगर आपको पावर को बांटना है तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कौन सी कम्युनिटी है, कितनी पावर किसको देनी है। ठीक है, तो उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छे से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर देखा लोगों को कि कौन से लोग कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते, कौन से कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, ये सब सबसे पहले उन्होंने अच्छे से देखा। और फिर उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को पता है उन्होंने 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज किया, ये आता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो उन्होंने 4 बार चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये क्यों किया, ताकि लोग एक ही कंट्री में साथ में रह पाए, क्योंकि बेल्जियम भी एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री थी। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते, अब आप बोलोगे कि यार ये तो रीज़न नहीं होता कि डाइवर्स कंट्री थी इसलिए उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, हमारी कंट्री ने तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारी कंट्री तो बेल्जियम से ज़्यादा भी डाइवर्स थी फिर भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी इंडिया है ना, वहाँ के लीडर्स इतने ज़्यादा दूर के सोचने वाले थे ना कि उन्होंने ये सारे डिफरेंसेस को पहले ही अपने माइंड में रख लिया था और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो जानते ही होंगे ना आप। चलिए वो टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनोवेटिव आइडियाज़ को डालना स्टार्ट किया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या डाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, देखो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है इंडिया में। तो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए होती है और लोकल गवर्नमेंट किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी के लिए होती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे उनके नंबर इक्वल होंगे। मतलब अगर 50 फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है तो 50 ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंट्री में कौन ज़्यादा था। सो कंट्री में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम थे। और कैपिटल में ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे और डच स्पीकिंग लोग कम थे। तो कंट्री में तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लोग इक्वल होने चाहिए। अगर मेजॉरिटेरियनिज्म होता तो क्या चाहते कंट्री में तो ये चाहते कि डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो रूल करेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग को जाने दो।
ठीक है, यही सोचते हैं ना वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने श्रीलंका जैसा पागलपन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अकोमोडेशन किया, उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसे स्पेशल लॉज होते हैं ना, जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए कोई स्पेशल लॉ होगा तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डच स्पीकिंग लोग वहाँ पे आके क्या करेंगे, ठीक है, अपना कंसेंट देके वो क्या करेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग का ही कंसेंट चाहिए रहेगा ना, क्योंकि उनसे रिलेटेड लॉ है। तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग या फिर अगर डच स्पीकिंग से रिलेटेड कोई लॉ है तो सिर्फ डच स्पीकिंग लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी उन्होंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। और कोई सा भी लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने आप कोई सा भी लॉ नहीं बना सकता। अगर कोई सा भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप ने अपने लोगों के साथ कोई लॉ बनाया है तो बाद में वो लॉ जो होगा वो सारे लोग चेक करेंगे क्या ये लॉ पक्का है, नहीं तो वो तो ये कर दे कि हम मेजॉरिटेरियनिज्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी लॉ अपने आप नहीं बना सकता। हाँ, लॉ बनाने के टाइम पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लॉ अपने आप नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग कि उन्होंने क्या किया, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कंट्री वाली गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की होती है, ठीक है। अब क्या दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो पावर्स थे जैसे कि सेंट्रल पावर जो था उन्होंने उसको देखो आप बेल्जियम के बारे में पढ़ोगे तो बेल्जियम के बारे में आपको पहले पढ़ाया था, उसमें फ्लेमिश रीजन था और एक वेलोनिया रीजन था। इट्स लाइक द स्टेट ना, जैसे इंडिया में झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने 2 स्टेट्स बना दी। कौन कौन सी, फ्लेमिश रीजन वाली स्टेट और एक वेलोनिया रीजन वाली स्टेट। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ की होती है, पूरी कंट्री की होती है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स दोनों स्टेट्स को दे दी, फ्लेमिश रीजन को भी दे दी और वेलोनिया रीजन को भी दे दी। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया दोनों रीजन में और उन्होंने इक्वल पावर दोनों रीजन में दे दिया। अब अच्छा, वो पावर को आप क्या बोलोगे, वो गवर्नमेंट को आप क्या बोलोगे, दैट गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो हम बोल सकते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यस बोल सकते हैं। अब थर्ड चीज क्या करी, अब देखो ब्रुसेल्स में एक अलग ही गवर्नमेंट उन्होंने बना दी, ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, इसमें जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज जो होंगी उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे इंडिया में होता है, सारे अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग साथ में खड़े होते हैं, फिर हम लोग उनके लिए वोट करते हैं और फिर जो जीतता है वो बनता है वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम कुछ भी हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अच्छा, एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी कि कंट्री में डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो उसने मान लिया कि ठीक है इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर लो, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल कर दो, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में भी जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे वो भी तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि यहाँ पे भी कर दो। देखो, अगर वहाँ पे आप गलत करोगे तो यहाँ पे भी गलत होगा। जैसे कि अगर सिन्हाला स्पीकर्स ने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो तमिल स्पीकर्स भी यही चाहेंगे कि अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें। वैसे ही अगर जो डच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए हामी भर दी, तो जो ब्रुसेल्स के जो लोग होंगे, जहाँ पे फ्रेंच लोग होंगे जो कि मेजॉरिटी में थे, वहाँ के भी लोग हामी भर देंगे कि हाँ हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर वो लोग एडजस्ट करें तो हम भी क्यों ना करें, हम तो ज़बरदस्ती बड़े बने, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये बेल्जियम में अकोमोडेशन बहुत अच्छे से हो गया था। और क्या किया उन्होंने, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी, जैसे जो कि हर कम्युनिटी की गवर्नमेंट हुई, जैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है ना, हर एक सिटी की गवर्नमेंट होती है, वैसे वहाँ पे क्या कर दी, हर एक रिलीजन की, हर एक कम्युनिटी की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। तो ये तो और अच्छा हो गया, ताकि एक कम्युनिटी के अंदर भी जितने भी उनकी रिलीजन कल्चर है उसका ध्यान में रखा जा सके उस कम्युनिटी गवर्नमेंट से। कोई उनको वायलेट करे तो उनके ही लोग कंप्लेन कर सके कम्युनिटी गवर्नमेंट में, वो एक्शन भी ले सके। तो इस तरह से उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी, ठीक है। अब आप बेल्जियन मॉडल को कॉम्प्लिकेटेड बोलोगे, कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतने सारे चेंजेस करे यार, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला, फिर यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, लेकिन उनकी कंट्री में श्रीलंका जैसा तो नहीं हुआ, श्रीलंका जैसी लड़ाई तो नहीं हुई, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, लोग मरे तो नहीं, ठीक है, लोग वहाँ से चले तो नहीं गई गुस्सा होके कि यार हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें मारना ये नहीं पसंद है, मारकूट नहीं पसंद है, हम जा रहे हैं यहाँ से, ऐसा तो नहीं हुआ। वहाँ पे लोग पीस के साथ रह रहे थे। तो इस तरह से बेल्जियन मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो थे वो बहुत साथ में अच्छे से रहे। अच्छा, यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी है कि यूरोप के जितनी भी कंट्रीज थी, जब वो साथ में मिलकर
एक ग्रुप, यूनियन मतलब होता है ग्रुप, जब वो साथ में मिलकर एक यूनियन बना रहे थे, ठीक है। क्यों यूनियन बना रहे थे? ताकि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हों तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन ग्रुप जो है वो उसे सॉल्व कर सके। तो यूरोपियन यूनियन वो बना रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम ने इतनी अच्छे से अकोमोडेशन किया था ना, इसके सर्टिफिकेट, मतलब इसका सर्टिफिकेट देते हैं ना, कुछ भी कोई अच्छा करता है तो इसका रिवॉर्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेड क्वार्टर्स बना दिया। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से उनको एक रिवॉर्ड भी मिल गया उनके अकोमोडेशन के लिए। तो इस तरह से हमने दो चीज़ों को पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? बेल्जियम की और श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में। अभी हम सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि श्रीलंका में किस तरह पागलपंती हुई और बेल्जियम में किस तरह समझदारी से उन्होंने काम किया। अकोमोडेशन और मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ा, सिविल वॉर के बारे में पढ़ा हमने, और कुछ छोटी छोटी जानकारी ली अपने, जैसे कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, फिर 2009 में क्या हुआ था, सिविल वॉर खत्म हुआ था श्रीलंका में। फिर हमने और क्या क्या जानकारी ली, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। हमने और ये जानकारी ली कि किस तरह से हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स को चुना गया यूरोपियन यूनियन में, फिर फिर वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स भी हमने पढ़ी। तो अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों लोग चाहते हैं। देखो, मैं एक बार आपको छोटा सा बता दूं, कुछ बता देती हूँ ताकि आपको जो अगला वीडियो होगा वो थोड़ा सा इजी लगेगा। देखिए, बेल्जियम में उन्होंने पावर को डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई, और श्रीलंका में उन्होंने पावर को डिवाइड ना करके एक के ही हाथ में रहने दिया तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसके भी दो रीजंस होते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ना है, फैक्चुअल डिटेल्स को लर्न करना है और क्वेश्चंस अपने आप से फ्रेम करने हैं ताकि बोर्ड्स में आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना वीडियोस बनाने के लिए, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम वीडियोस बना सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and also please press the bell icon for all the notification or updates which whenever I will post any video, that time you will get that notification, ठीक है। तो आप इसलिए करिए और अपना ध्यान रखिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।